नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है शिखर सम्मेलन G20 और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। उमा सिसोदिया प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और रवि सरन जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रवि जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, रुख आपकी तरफ करते हैं। संजीव जी, उससे पहले ये भी आपको बताते चले कि अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो पहली बार आर्थिक राजनीतिक मंच पे जो है अफ्रीका ने हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं इससे बड़ा क्रेडिट, बड़ा मैंडेट जो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और उनका कहना भी है कि अफ्रीका के आने से कहीं ना कहीं G20 मजबूत होता है। अगर हम G20 की बात कर देते हैं तो 29 देश प्लस यूरोपीय संघ को मिला के एक G20 बना है। लेकिन अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो जो अफ्रीकी संघ है इसमें कम से कम 55 देश है। मोदी जी ये समझाने में वहां पे कामयाब रहे कि अगर अफ्रीका को अपने साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्रुप 55 देशों का जो अफ्रीका के साथ जुड़ा है, अफ्रीका समूह या अफ्रीका संघ कहते हैं, उनके साथ आता है। अगर हम बात करते हैं 1999 की, तो जब ये G20 बना था उसके बाद पहली बार इसका विस्तार किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो ब्राजील में ये होगा। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, तो उनका भी गर्मजोशी से यहाँ स्वागत किया गया। हम अगर बात करते हैं कोणार्क चक्र की, उसके आगे जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फोटो खिंचाते हुए नजर आए। और इसकी अध्यक्षता जिस तरीके से मोदी जी ने की है, उनकी बात को सुना गया है। और कहीं ना कहीं अफ्रीका के आने से चीन की कमर टूटती हुई भी नजर आती है। लेकिन इसमें कई बड़े मुद्दे ये भी संजीव जी खड़े हो जाते हैं कि अगर ब्रिटिश मीडिया की बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं मलिन जो बस्ती उनके मुद्दे को उठा दिया। और इससे कहीं लगता नहीं कि जो मेहनत है, जो पूरी ताकत लगाई है, कहीं ना कहीं इसका हल्का फुल्का नेगेटिव असर भी जाएगा। संजीव वर्मा जी, राकेश जी, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। G20 का जो ये सम्मेलन हुआ है, पूरा विश्व भारत की ओर बहुत अच्छे उससे देख रहा है। जहाँ माननीय मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में उभरे हैं, उनकी छवि और ज्यादा बेहतर हुई है और भारत को और अधिक मजबूती मिली है। जहाँ वीटो पावर और तमाम चीजों के लिए भारत पिछलकों की भूमिका में यूपी की सरकारों में रहा करता था, वहां आज भारत एक निर्णायक भूमिका में आया है। मैं सोचता हूँ ये न केवल प्रधानमंत्री जी और बल्कि 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ होगा और सबको इससे गौरवान्वित भी अपने आप को महसूस करना चाहिए। G20 जिसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति, ब्रिटेन जैसी महाशक्ति और तमाम बड़े देश जो विकसित हो चुके हैं, जो एक किसी भी नीतियों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरह से सक्षम है, वो भी आज भारत का लोहा मान रहे हैं। मैं सोचता हूँ भारत के लिए बहुत गर्व का विषय। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जहां G20 देश भारत का जय जयकार कर रहे हैं, ठीक उसी समय पर विदेश की धरती पर जाकर भारत को गलियाने का काम कर रहे हैं, भारत की गरीबी का ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। इससे साफ उनका नजरिया स्पष्ट होता है कि वो भारत की छवि को कैसे खराब करना चाहते हैं, भारत को गरीब देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और भारत का हर समय यदि किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है तो वो ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकते और उनके साथ तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी एक तरह से लामबंद होकर उनके सुर में सुर मिलाते हैं। तो ये तमाम जो विपक्षी एकता के नाम पर ये अभी ये नया इनका गठबंधन बना है, मैं सोचता हूँ सभी एक तरह से देश विरोधी काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं सोचता हूँ इनके मुंह पर जनता को एक करारा जूता मारना चाहिए। हमें शब्दों की मर्यादा भी रखनी है। संजीव वर्मा जी, उमा जी, रुख आपकी तरफ करता हूँ। उमा जी, देखिए जिस तरीके से अगर उसका आकलन किया गया है कि अगर G20 जिस तरीके से भारत में हो रहा है, दिल्ली के अंदर 40% यूरोप से कारोबार बढ़ेगा। जो 40% एक बड़ा आंकड़ा है, कहीं ना कहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। आयात निर्यात की अगर बात करते हैं
तो उसमें प्रॉफिट जिस तरीके से मुनाफा जो व्यापारिक क्षेत्र में है उनको मिलने वाला है, मुनाफा मिलेगा तो नेचुरली रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। लगता नहीं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्रेडिट, एक तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो जानी चाहिए? देखिए, भारत जो है वो G20 जो एक ग्रुप है उसका एक प्रमुख सदस्य है। 1999 में जब ये ग्रुप बना तभी से भारत इसमें शामिल है, हमारा देश इसमें शामिल है और लगातार हर साल किसी न किसी देश में इस बैठक का आयोजन किया जाता है और उस बैठक में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, चाहे पहले मनमोहन सिंह जी हो वो भी जाते रहे और अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पर जाते रहे हैं। और एक जो रूटीन होता है कि इसके बाद इस देश में, इसके बाद इस देश में, उसके बाद इस साल 2023 में हमारे देश का नंबर था और हमने एक सक्सेसफुल बैठक दिल्ली में करवाई, जिसके लिए मैं साधुवाद की पात्र देना चाहूंगी हमारी सरकार को कि अच्छी बैठक का आयोजन यहाँ पर उन्होंने किया। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन जो देश है, जो संघ है अफ्रीका का, वो सिर्फ मोदी जी के कहने से हुआ, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अफ्रीका को ज्वाइन करना मोदी जी अकेले नहीं, वो पिछले कम से कम 2-2.5 साल से अफ्रीकन कंट्रीज का जो संघ है लगातार G20 के साथ संपर्क में था और उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। वो बात अच्छी है कि हमारे यहाँ बैठक थी और ये प्रस्ताव हमारी तरफ से आया क्योंकि हम होस्ट थे। और अगले साल जब बैठक जो है ब्राजील में होगी, हो सकता है तो बेहतरीन प्रस्ताव ब्राजील की तरफ से पेश आए। तो ये एक रूटीन कार्य होता है कि हम किस तरीके से और देशों को भी इसमें शामिल करें और फॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया में था तो इसलिए इंडिया को इसका क्रेडिट जाना चाहिए और जा भी रहा है। और रही बात ये कि 40% हमारा जो है आयात निर्यात बढ़ेगा। देखिए, जिस तरीके से इस समय इंडिया का रुपया जो है वो डाउन हो रहा है, हम लोग अफगानिस्तान की करेंसी से भी नीचे आ चुके हैं, ये मैं समझती हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस समय हमारा पैसा तालिबान के पैसे से कमजोर हो चुका है। तो अफगानिस्तान चले जाओ, एक सेकंड भाई, पाकिस्तान चले जाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे फैक्ट्स पे बात करने दीजिए प्लीज। ये कैसे करके बकवास करनी बंद कीजिए। नहीं, अरे अफगानिस्तान की पैरवी कर रहे हो, अफगानिस्तान चले जाओ ना। अरे भारत बुरा लगता है ना आपको? अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को शर्म नहीं आती? संजीव जी, शर्म ही नहीं आती आपको? संजीव जी देखिए, नारी शक्ति का सम्मान भी अपनी जगह है। संजीव जी, शब्दों की गरिमा हमने बना के रखनी है। आप उसमें बात करने की बजाय आप कहेंगे कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं जब आप अफगानिस्तान की पैरवी करेंगे? क्यों नहीं बोलूं जब आप पाकिस्तान की पैरवी करेंगे? क्यों नहीं बोलूं? आप बताइए ना, आप बताइए। भाई बात कीजिए आप लोग हमारे। बिल्कुल, मैं उम्मा जी लौट के आ रहा हूं आपके पास। उम्मा जी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजीव जी देखिए, शब्दों की अपनी गरिमा होती है और डिबेट को डिबेट बिल्कुल उम्मा जी आ रहा हूं, लौट के उम्मा जी लौट के आ रहा हूं आपके पास। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं रवि सरन जी से। बिल्कुल दिल्ली में रोहिंग्या को बसा रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपके पार्षद और आपके विधायक बिल्कुल जब कोई हिंदुओं का जुलूस निकलता है उसको पकड़ाव करते हैं, सीबीआई और आईबी के अधिकारियों को हत्या करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? संजीवकरण की राजनीति करते हैं आप लोग। संजीव वर्मा जी, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल उम्मा जी लौट के आ रहा हूँ। संजीव वर्मा जी, मैं पर्स ले लेता हूँ रवि सरन जी से। बिल्कुल उम्मा जी लौट के आ रहा हूँ आपके पास। रुख में करना चाहूंगा रवि सरन जी की तरफ। और उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा संजीव वर्मा जी, देखिए राज्य में आप हैं, केंद्र में आप हैं। आप अगर एंकर की नहीं सुनेंगे, आप अपने को पैनलिस्ट की नहीं सुनेंगे, तो क्या उम्मीद जनता लगाएगी कि आप ये बड़े प्रश्न होते हैं। संजीव जी ऑन द स्क्रीन आप सुनने के लिए तैयार नहीं, ऑफ द स्क्रीन जनता क्या उम्मीद लगाएगी? इतने अंधे हो गए कि ये पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की पैरवी करने लगे। संजीव जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा। संजीव जी, फिर लौट के आता हूं मैं। संजीव जी ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल उम्मा जी लौट के आ रहा हूं। संजीव जी, एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। भगवान ने एक मुंह दो काम दिए, यानी बोलो कम सुनो ज्यादा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से कि अगर बोलने की क्षमता है तो सुने। रवि सरन जी को आपकी तरफ करना चाहूंगा। रवि सरन जी, अगर हम बात करते हैं 1999 की, जब G20 शिखर सम्मेलन का गठन हुआ था, भारत उसका हिस्सा रहा है। मजबूती के साथ भारत ने अफ्रीका का पक्ष लिया है। उम्मा जी का कहना है कि कोई भी होता तो वो भी पक्ष लेता, लेकिन यहाँ वो एक बड़ा मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि पहली बार अफ्रीका को मौका मिला है। उसके पीछे रीजन ये भी था कि 55 देश का एक संघ अफ्रीका है। कोई भी देश नहीं चाहता था कि उन 55 देशों को नाराज किया जाए। वो 55 देश अपने को कहीं ना कहीं G20 से जुड़ने के बाद एक मजबूती महसूस करते हैं। किस तरीके से इसको पटल कर रखेंगे? रवि जी। नहीं, मेरा कहना यह है कि पहले तो भारत में इसका
इस बार भारत को मिला था इसकी प्रेसिडेंसी और भारत ने इसको अच्छे से किया, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा अफ्रीकी देशों का, तो ये बिल्कुल सही है। ये शुरुआत जो है 2020 के बाद हुई थी, ये बात उठने लगी थी और पिछले मंच पे भी ये कहा गया था, ऑलमोस्ट उनको इंक्लूड करना था, पर उस इंक्लूसिवनेस में कुछ चीजें रह गई, जिसको यहाँ पे मोदी जी ने कायदे से खत्म करके उस समूह को यहाँ पे सम्मिलित कर लिया। जो कूटनीतिक रूप से काफी दिन से उठाया जाने वाला कदम था, उसको यहाँ पर पूर्ण किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे किसी बात की G20 में हमारी, देखिए G20 में हम काफी महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, अब भी रहे हैं। अगर हम G20 की बात देखें तो जो हम G20 में चीजें रखते हैं, 2014 में G20 में चीजें रखी गई, उसमें एक ये था कि जो भारत ने ही प्रस्ताव रखा था 2014 के बाद कि विदेश में जो लोग भगोड़े हैं उनको जो है वापस कर दिया जाए। आज तक देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। सवाल ये नहीं है कि हम क्या प्रस्तावना रखते हैं, हम उस प्रस्तावना को किस भावना के साथ रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो प्रस्तावना सही थी तो अभी तक नीरव मोदी बाहर है। मैं एक इसमें रवि जी ऐड कर दूं, क्या नीरव मोदी विदेश में है, इसका निर्णय भारत लेगा कि या विदेश वाले वो लेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। नहीं तो उसमें भारत का रोल नहीं है ना, भारत का प्रस्ताव भेज दिया, अब विदेश तो विदेश लेंगे ना। एक सेकंड, भारत ने तो आज भी बहुत सारे प्रस्ताव भेज दिए, वो भारत ने तो कह दिया कि भाई साहब हम रोड यहाँ से वहां बनाएंगे, बनी। हम कह रहे हैं कि प्रश्न रोड का मुद्दा नहीं, नीरव मोदी की बात, पूरी बात नीरव मोदी को यहाँ आने का प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन उसका निर्णय विदेश लेगा, भारत नहीं लेगा उसका निर्णय। तो इसका मतलब G20 में जो बातें कही जा रही है उसको सुना नहीं जा रहा, ये हम कह रहे हैं। वो अगर ये प्रस्ताव G20 में रखा गया था और आज तक अंदर क्या हो रहा है, G20 में रखा गया था और 2023 तक अगर उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर हम किस आधार पे ये बातें कह रहे हैं कि साहब G20 में हमने 30 और चीजें रख दी? सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि हमारी पारित होता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो पारित होता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे आप भी हैं, लेकिन आप जो समय दे रहे हैं समय लगता है। मैं तर्क नहीं यही कह रहा हूँ, नहीं आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई बात हमने रखी, जैसे आज हमने बहुत सारी चीज 20 प्रस्ताव हमने पास किए, मैं वही कह रहा हूँ 2014 में भी हमने एक प्रस्ताव पास किया था, काफी मजबूती के साथ रखा था, इसी सरकार ने रखा था, लेकिन शायद उस पर फॉलो अप नहीं हुआ, शायद वो पूरी भावना से नहीं रखा गया था, तभी तो आज इसकी परिणति नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं रुक करना चाहूंगा संजीव जी की तरफ। संजीव जी देखिए, रवि जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अगर नीरव मोदी की बात कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भगोड़ा है, ये डिपेंड होता है दो देश के बीच की संधि के ऊपर भी, कि वो संधि के बीच में आते हैं नहीं आते। कई देशों के साथ ऐसी संधि है कि कोई क्रिमिनल है, कोई भगोड़ा है, तो उसको उस संधि के तहत लाया जाएगा, लेकिन ये हर देश के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ बड़े प्रश्न चिन्ह हो जाते हैं, अगर G20 में ऐसा प्रस्ताव था तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? संजीव वर्मा जी देखिए, जो ये प्रत्यार्पण संधि का मामला है और जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि है उन देशों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिन देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है उन देशों के ऊपर हम इस तरह का दबाव नहीं बना सकते, और वो लोग भी बाउंड नहीं है, वो भी अपने देश के कानून के हिसाब से, जो उनका देश का कानून बोलता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्योंकि एक जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं वो अपने एक देश में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने देश में क्राइम करके दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं। और अभी जो G20 का हमारा एक सम्मेलन अपने नरेंद्र नगर में हुआ था, उसमें मुद्दा यही था, जो आर्थिक अपराधी हैं और किसी भी तरह के अपराधी हैं, उनको ऊपर पूरे G20 देश पूरे गंभीरता के साथ काम करेंगे, और किसी भी देश का यदि कोई आर्थिक भगोड़ा है या किसी भी तरह का क्रिमिनल्स है, तो सभी देश आपस में सहयोग करके उसको अपने देश से डिपोर्ट करने का काम करेंगे। और इसके ऊपर मैं सोचता हूँ सभी देशों ने उसमें अपनी सहमति भी दी है। रुक मैं करना चाहूंगा उमा जी की तरफ। उमा जी देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ऋषि सुनक की, तो एक अच्छी बात है कि उनका ससुराल भारत के अंदर है, कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, और भारत के लोगों का भी उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। लगता नहीं कि उनके यहाँ होने से
कहीं ना कहीं लोगों जो अन्य देश जुड़े हुए, अगर 19 देश प्लस यूरोपीय संघ की बात करते हैं या अफ्रीका भी इसमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत बड़ा मैंडेट या बहुत बड़ा रुझान सारे देशों का, अगर बड़े बड़े ब्राजील की बात करते हैं, हम ब्रिटिश की बात करते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से कोणार्क चक्र के आगे वो फोटो खिंचाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं बड़ा जो एक रुझान आएगा भारत की तरफ आता हुआ नजर आता है। भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे जो राजनीतिज्ञ होते हैं, चाहे भारत के राजनीतिज्ञ हो, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे कहीं के भी हो, ये लोग राजनीतिज्ञ से ज्यादा कहीं ना कहीं एक शोमैनशिप भी करते हैं। यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचाए। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मैं 1 महीने के लिए ब्रिटेन में थी। मैं बर्मिंघम, हमारे मित्र थे, हम उनके यहाँ मिलने के लिए गए बर्मिंघम में। बड़े खुश थे वहाँ। मुझे बहुत सारे हमारे जो सिख भाई हैं वो मुझे वहाँ नजर आए। मुझे बड़ा अच्छा, बहुत सारे इंडियंस हैं बर्मिंघम में, मतलब विदेशी कम, मतलब वाइट कम, और हम लोग इंडियंस वहाँ पर बहुत ज्यादा थे। तो बड़ा अच्छी फीलिंग वहाँ पर मेरे को लग रही थी। बड़े स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पर। एक गुरुद्वारा था जिसमें भिंडरा वाले की एक बड़ी फोटो टंगी हुई थी, और आई वाज शॉक्ड। मैं बिल्कुल शौक थी भिंडरा वाले की फोटो बिल्कुल सामने देखकर। इतना बड़ा बैनर भिंडरा वाले का, और शहीद भिंडरा वाले वहां पर लिखा गया था। क्या जो चीज मुझे दिखाई थी, क्या वो ब्रिटिश सरकार को आज से दिखाई नहीं दी? आज भी हमारे यहाँ खालिस्तान के लिए पोषित होता है, ब्रिटेन की तरफ से पोषण आता है खालिस्तान का, जो अलगाववादी आंदोलन है, क्या ब्रिटेन को दिखाई नहीं देता? उमा जी, इसका कोई प्रूफ आपके पास है कि ब्रिटिश की तरफ से खालिस्तान के लिए आता है पैसा? देखिए, भिंडरा वाले सुन्नत का ससुराल ही है, वो क्यों चाहेंगे? आपकी सारी बात इसका कोई आपका प्रूफ है? कितने शर्म की बात है। पंजाब में इनकी सरकार बनने से पहले इनके जो केजरीवाल हैं, वो जो खालिस्तान आतंकवादी उनके यहाँ रुके, उनसे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को फंडिंग हुई, और इसके पुख्ता प्रमाण और पुख्ता सबूत हमारे एनआईए और हमारी इंटेलिजेंस के पास है। और अगर जो किसान आंदोलन जिसमें भी खालिस्तान के आतंकवादी पूरी तरह घुसे हुए, और इनके केजरीवाल लगातार उसको समर्थन देते हैं, प्रमाणों के साथ बोला। और आज ये संजीव जी, आज ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, एक सर मैं 10 सेकंड में बात आपकी बात कह रहा हूँ। संजीव जी, आपने कहा केजरीवाल जी ऐसी जगह गए, तो आपकी सरकार ने एक्शन क्यों लिया? केंद्र में तो आपकी सरकार है सर, एक्शन ले रही है। कब लेंगे सर? पूरी जांच चल रही है। अभी पूरी जांच चल रही है। सबूत होने के बाद जांच चलेगी। सबूत आपके पास सबूत है, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पूरी जांच चल रही है। और अभी आप ये देखिए, जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी, जब से वहां पर आतंकवाद दोबारा से पनपना शुरू हुआ, जब से ये लोग लगातार शह दे रहे हैं, जब से लगातार थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। एक जो नाम मेरे दिमाग से, संजीव जी तब तक मैं प्रश्न ले लेता हूं। रवि जी, जब तक आपके ध्यान में प्रश्न आएगा उत्तर आएगा। रवि शरण जी, अगर हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, अन्य देश का आना, एक बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पे आना, उनके जो राजनेता है, प्रधानमंत्री है, या अगर आर्थिक सुधारक मामले वाले मंत्री हैं, जिस तरीके से वो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर पेट्रोल की बात कर रहे हैं, उसमें एक केमिकल होता है जिसको मेथालिन बोलते हैं, 20% उसको बढ़ाने की सहमति मांग रहे हैं। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये चीज का अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उसका क्रेडिट भारत की तरफ से भी जाएगा, या भारत को भी मिलेगा कि हाँ, ये डिसीजन जो हुए थे, ये फैसले चाहे सबकी सहमति से हुए थे, लेकिन भारत के अंदर हुए थे। रवि शरण जी, कहने के लिए ये बात बहुत अच्छी है और बिल्कुल ठीक भी है कि भाई अगर कोई फैसला आज के 2023 की समिट में हुआ है तो बीइंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एट दिस टाइम वो तो भारत के ही उसमें जाता है। इसमें देखिए, ये रही बात देशों के आने की, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सवाल है, क्या जवाब दिया जा रहा है, और खासकर वो पक्ष जो मतलब सत्ता से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि अगर कोई आ रहा है, ये ध्यान रखिए कि विपक्षी डिप्लोमेट का ना कोई दोस्ती होती है, ना दुश्मनी होती है, सिर्फ एक चीज होती है, उनका इंटरेस्ट। यही भारत भी रखता है। भारत की ना चाइना से दोस्ती है, ना चाइना से दुश्मनी है। भारत का चाइना से कितना इंटरेस्ट है, भारत का चाइना से। आपकी कांग्रेस मित्र है, आपकी कांग्रेस को फंडिंग करते हैं चाइना, आपकी कांग्रेस को फंडिंग करते हैं।
अपनी 1925 वही चलेगा जी आप क्या करते हैं आप? अगर आपके कलेजों में सांप लोग आपके कलेजों पर सांप लोग ये देश जब भारत की उन्नति की बात होती है, जब भारत की उन्नति की बात होती है, आपके कलेजों पर सांप लगते हैं, भरते हैं भारत की उन्नति करते हैं। ठेका लेकर कोई नहीं बैठा है। ये नरेंद्र मोदी जी भी सुन ले और उनके यहाँ बैठने वाले रिप्रेजेंटेटिव भी सुन ले। छोड़ दीजिए इस बहस को किनारे, आइए हम इतिहास पे बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि किसने इतिहास आइए आप बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस अधिकारी को क्या इतिहास पढ़ाते हैं? क्या इतिहास पढ़ाते हैं? इतिहास की बात कीजिए। आपने छोड़ दीजिए इसको, रख दिया इतिहास को। नहीं आती, समझ में नहीं आता। डिबेट करते हैं। संजीव जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार बिल्कुल रवि जी आप संजीव जी मैं बिल्कुल उमा जी एक बात मैं कहता हूँ, उमा जी लौट क्या रहा हूँ आपकी बात। संजीव वर्मा जी मैं उमा जी बिल्कुल संजीव जी मैं स्पष्ट कर दूं, रवि सरन जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो राजनीतिक भाषा तो कांग्रेस की बोलते हैं। संजीव जी क्यों ना बोलूं? संजीव जी भाषा कांग्रेस की बोलेंगे, क्यों ना बोलूं? अगर हम भारत की भाषा बोलेंगे आप काला जी मेरी बात सुनिए। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उन्हें बिठाते हैं, जो न्यूट्रल रखना चाहिए, अमेरिका प्रधानमंत्री जी को चाइना के दुश्मन है, वो चाइना के विरोध में बात चाइना के डिप्लोमेट के साथ यही है। अब अगर ये बात आप उठा के कांग्रेस में ले जाते हैं, उसमें मेरा क्या दोष है? कांग्रेस आपके लिए रवि जी लौट की बात में नहीं, बिल्कुल रवि जी लौट के संजीव जी मैंने पहले भी कहा है कि रवि सरन जी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विशेषज्ञ और रवि सरन जी मैं सरकार अच्छे काम भी तो करती है। 2023 में अगर कुछ हुआ है तो वो निश्चित सी बात है भाई, जो भारत की सरकार है उसी के पक्ष में जाएगा। लेकिन ये कहना अभी जब बात आ रही थी कि 55 अफ्रीकी देश, जो अभी मेरी बहन उमा जी ने कहा कि 3 साल से तैयारी चल रही थी, अगर उन लोगों के अंदर इतना दम था, उन लोगों के अंदर इतनी क्षमता थी, तो 55 देशों को 3 साल पहले क्यों नहीं ज्वाइन करा दिया गया? आज ज्वाइन जब नरेंद्र मोदी जी के भारत में हो रहा है, अरे आप जलते हैं नरेंद्र मोदी जी से, आप चिढ़ते हैं, आपके कलेजों पे सांप लौट जाते हैं जब नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही होती है पूरे विश्व में, आपके कलेजों पर सांप लौट जाते हैं। संजीव वर्मा जी नजरिया चेंज करिए, मैं उमा जी के पास आता हूं। संजीव जी नहीं, सवाल का जवाब दे रवि जी ने रोका नहीं, सवाल का जवाब दे, बराबर टाइम मिलेगा मुझे नहीं, बिल्कुल रवि जी 20 सेकंड चाहिए सवाल का जवाब देना। डिबेट का डेकोरम समझिए, क्या रहा हूं मादरस्ती बैठ के हमारे पास। संजीव जी दिक्कत ये है कि छाती में सांप लौटना ये भारतीय परंपरा नहीं है। संजीव जी मुझे मालूम है, मैं उमा जी क्या करूं? संजीव जी भाषा को हमने कंट्रोल में रखना है। संजीव जी मैं बार-बार कह रहा हूं, ऑन स्क्रीन आप सुनने के लिए तैयार नहीं, ऑन स्क्रीन क्या सुनेंगे? उमा जी मैं आपके पास आता हूं, सबसे पहले एक छोटी सी बात रवि जी को भी कह देता हूं। रवि जी देखिए, हमारे मस्तक पे आजादी का 76वां सूरज चमक रहा है। हमने अगर राजनीतिक विशेषज्ञ भूमिका निभानी है तो वही निभानी है। प्रधानमंत्री कांग्रेस बीजेपी की नहीं, वो मेरे भी आपके भी पूरे देश के हैं, उनका सम्मान अपनी जगह है। मैं उमा जी एक प्रश्न ले लेता हूं। उमा जी देखिए, प्रधानमंत्री सभी के लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अगर वो सड़क बना रहे हैं तो उसमें केवल बीजेपी वाले नहीं चलेंगे, उसमें कांग्रेस वाले भी चलेंगे, आम आदमी के लोग भी चलेंगे, उसमें गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा। ऊपर वाले का निर्णय देखिए, अगर नमक देता है ना तो अंबानी भी उतना ही खा रहा है जितना आप मैं ये वाली बस्ती में रहने वाला खा रहा है। तो हमें सोच ऊंची रखनी। हम आपस में भिड़ेंगे तो क्या संदेश देंगे G20 के लोगों को? हो सकता है ये चैनल हमारे इस वक्त विदेश में बैठे हुए लोग देख रहे हो। उमा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर G20 में अफ्रीका देश शामिल होता है
प्रधानमंत्री उस देश को आमंत्रित करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी जी को मैंने पहले ही कहा उनको मिलना चाहिए। इसमें विरोध किस बात का हूँ? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का कोई विरोध नहीं है। हमने कहा कि हमें जो एक रूटीन में जो हमारा नंबर 2023 का जो G20 इंडिया में होगा, हमने उसको किया, बहुत सक्सेसफुली किया। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, वो एक डिबेट का विषय नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने होर्डिंग्स वहां पर पूरी जगह लगा दी और विदेशी मीडिया उस पर क्वेश्चन उठा रहा है। हमने पढ़ते टाइम भी अपनी गरीबी को छुपाने के लिए विदेशी मीडिया ने उस पर क्वेश्चन उठाया। तो गरीबी दिखानी चाहिए, गरीबी दिखा आप राकेश जी आप सहमत हैं इस बात से कि हमें वो कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहिए था, हमें कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहिए था क्या मंगोल का विदेशी मेहमानों को? आप बताइए, राकेश जी आप मेरी बात का आप ही जवाब दे दीजिए। विदेशी मेहमानों को हमें देश की गरीबी दिखानी चाहिए, आप बताइए, या देश के कूड़े के पहाड़ दिखाने चाहिए, कूड़े के पहाड़ दिखाने चाहिए जो केजरीवाल की निकम्मापन है, केजरीवाल का निकम्मापन है वो दिखाना चाहिए क्या? बताइए ना, केजरीवाल का निकम्मापन दिखाना चाहिए था क्या? कमाल की बात है, विदेशी मेहमान आ रखे हैं, उनको हमने भारत का अच्छा दिखाना है और एक अच्छी छवि लेकर जाए, भारत के प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण हो उनका। हमें वो चीजें दिखानी चाहिए। सुन लीजिए संजीव जी, समय के ऐसी बातें करते हैं आप। गरीबों से नफरत आपको है गरीबों से नफरत। इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने दिल्ली को ठगा है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ठगा है आपने दिल्ली को। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वो नशेड़ियों के अड्डे बना के छोड़ दिए आपने। ये आपका गरीबी के प्रति प्रेम है। ये मैं बता रहा हूँ। संजीव वर्मा जी आपके पास लौट के आ रहा हूँ। संजीव वर्मा जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, सुनने की क्षमता तो रखनी है। मैं एक पत्र लेता हूँ, बिल्कुल उम्मा जी आ रहा हूँ आपके पास, एक पत्र ले लेता हूँ रवि जी से। रवि जी देखिए, हमको यहाँ बैठ के महात्मा गांधी या वीर सावरकर की बुराई नहीं करनी है। बुराई तब करनी है अगर हम उनसे ऊंचा अपना पद, उनसे ऊंचा अपना नाम कर लेते हैं। उनके बराबर हम पहुंचे तब उनके बारे में हम कोई बयान दें। सावरकर जी अपनी जगह है, महात्मा गांधी जी अपनी जगह है, दोनों हिंदुस्तानी थे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों से अगर आजादी दिलाने में रोल अगर महात्मा गांधी का है तो वीर सावरकर का भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रवि जी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि हमको एक पक्ष नहीं जाना, हमको बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाना, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना, हमको तो न्यूट्रल होकर बोलना है। राजनीतिक विशेषज्ञ की भूमिका निभानी है। जब तारीफ हो सकती है, तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से संजीव जी ने कहा अच्छा दिखाना है, अरे क्यों अच्छा दिखाना है? वास्तविकता दिखानी है, सच्चाई दिखानी है। अगर गरीब है तो बिल्कुल बताना चाहिए, उसके पेट के अंदर रोटी का टुकड़ा जाना चाहिए, अनाज का अन्न जाना चाहिए। अगर मीडिया दिखाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं रवि शरण जी, इसको किस तरीके से वैचारिक पटल पे आप रखते हैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह। रवि जी, रवि जवाब ले लीजिएगा। रवि शरण जी, देखिए आपने इतना सारा बोला, उसमें सवाल सिर्फ एक है, कैसे राजनीतिक पटल पर रखना चाहिए। मैंने पहले भी यही कहा, जो विदेशी डेलीगेट आते हैं, हम भी कहीं जाते हैं तो हम ना किसी देश के दोस्त हैं ना दुश्मन हैं। आज यूक्रेन ने भी उस एग्रीमेंट के बाद भी अपनी बात रखी है, हम उसको नहीं कह रहे। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम ना एज ए डेलीगेट, अगर कोई भी भारत का डेलीगेट जो जा रहा है वो उसके लिए ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, उसकी प्रजा को वहां से क्या मिल रहा है वो उसको देखेगा। अब आते हैं इस बात के लिए कि तारीफ या आलोचना। देखिए, तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए, भारत में हुआ, आलोचना कोई चीजें रह गई होंगी, लेकिन समावेशी होना चाहिए हर जगह, हर एक को समावेशी होना चाहिए, उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। अभी इस बात पे बार-बार रक्षक हो रहा है, जो आपने छुपाया था उसको विदेशी मीडिया ने हाईलाइट किया है। सर, देसी मीडिया ने हाईलाइट तक नहीं किया। अच्छा किया, मैं देसी मीडिया के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हाईलाइट किसी दूसरे मीडिया ने किया। आप समझ गए रवि जी क्या छुपाया था? रवि जी क्या छुपाया था? जो पर्दे लगाए थे आपको पता है, आपने किसने आपको मालूम नहीं है छुपाया क्या? छुपाया, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, क्या छुपाया? जो आपने
उन बस्तियों के सामने पर्दे लगा दिए जो आपने कुछ जानवरों के साथ उनको टर्मिनलाइज करने की कोशिश की, वो सारा विदेशी मीडिया की रिपोर्ट में है। राकेश जी ये जो पर्दों की बात कर रहे हैं, जो इनके राहुल गांधी के जो जोर सोरेस के जो भारत को लगातार बदनाम करना चाहते हैं, भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, उनका विदेशी मीडिया है जो लगातार भारत की छवि को धूमिल करना चाहता है। वो हमेशा पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे विश्व के सामने भारत को नंगा दिखाता है, भारत को गरीब दिखाता है, भारत को कूड़े का ढेर दिखाता है। जबकि वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता ये है कि आज भारत उन्नति कर रहा है, आज भारत से गरीबी दूर हो रही है, भारत का उत्थान हो रहा है, भारत में लोगों की बढ़ती हो रही है। और राहुल गांधी विदेश की धरती पर रहकर जो देश को अपमान करने का काम कर रहे हैं, देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, देश की छवि पर भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के तमाम जितने भी विपक्षी सहयोगी हैं और आम आदमी पार्टी। संजीव जी, कांग्रेस से इतनी घबराहट क्यों? आज का विषय बिल्कुल घबराहट नहीं है सर, संजीव जी बिल्कुल घबराहट नहीं है, बिल्कुल घबराहट नहीं है। कांग्रेस को आईना जनता दिखा रही है, जनता दिखा रही है आईना। अभी दो दिन पहले बागेश्वर में भी आईना दिखाया गया, 2 दिन पहले बागेश्वर में भी आईना दिखाया गया। संजीव जी बताइए, आपके कैंडिडेट को कितने वोट मिले बागेश्वर में? 33,200 और विपक्षी को? एक मिनट, 33,204। और एक पहले मेरी बात सुनिए संजीव जी, पहले मेरी बात सुनिए। आप ही की सुन रहे हैं। सरकार 2022 में 32,000। संजीव जी मेरा प्रश्न विपक्षी, इस बार 33,000। संजीव जी मैं पूछ रहा हूँ, हमारे मत प्रतिशत में 1,500 मतों की वृद्धि हुई है, 1,500 मतों की वृद्धि हुई है श्रीमान। संजीव जी मेरा प्रश्न ये है, बसंत कुमार जी को कितने वोट मिले? राकेश जी, बसंत कुमार को कितने वोट मिले? राकेश जी, संजीव जी बसंत कुमार जी को कितने वोट? मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। राकेश जी, संजीव जी बसंत जी को कितने वोट? राकेश जी, अरे सुनिए तो, आंकड़ा सुनने का मादा तो रखिए सर, आप जवाब दीजिए। आप आंकड़ा बताएंगे तभी सुन पाऊंगा। देखिए समय की अपनी सीमा है संजीव जी। 30,000 से ऊपर वोट मिले, वो 30,000 बिल्कुल बिल्कुल समय की अपनी सीमा। तमाम विपक्ष एक होने के बाद भी हमने धराशायी कर दिया आपको, तमाम विपक्ष के एक होने पर भी हमने आपको धराशायी कर दिया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने इस बार प्रस्ताव पारित किया था, ये प्रस्ताव भेजा था कि इसमें अफ्रीका देश को रखा जाए जो 55 देशों का एक संघ है। उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।